हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ा। ये पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉम्बिनेशन है दो तरह की एनर्जी का, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हमने डेफिनेशन की, उसके डेरिवेशन किए दोनों तरीके से, एक वो जो आप क्लास 9th में करके आए थे सिंपल डेरिवेशन, और एक कैलकुलस मेथड जो हमने 11th क्लास में समझा है यूनिट नंबर 2 में, उससे हमने उसको ड्राइव किया। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। बात अगर डेफिनेशन की करें तो वही रहेगी जो आपने पहले 9th क्लास में की है, कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी पोजीशन की वजह से, उसके साइज की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी एनर्जी possessed by a body due to its शेप, पोजीशन, इन सब की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे अगर कोई चीज बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पड़ी है, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है और ये चौक जो है वो यहां पर पड़ा है, आपने इसको उठाया और यहां तक ले आए, तो आपने इसके ऊपर वर्क किया। अब आपने इसको यहां पर छोड़ दिया, यहां कोई लेवल था, आपने इसको यहां पर रख दिया। आपने जो वर्क किया वो वर्क इसी के अंदर स्टोर हो गया, और वो जो वर्क इसके अंदर स्टोर हुआ, जब ये एक ग्राउंड लेवल से हाइट पे आ गया, वही वर्क क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जब तक उस पोजीशन में रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अगर अगेन ये उसी से दोबारा ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। सेम कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में करते हो कि जब कोई ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है, तो उसे आप फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हो। और आप ये आपको पता ही है कि अगर वो दोबारा उसी ग्राउंड लेवल पे आना चाहता है तो उसको फिर वही एनर्जी लॉस भी करनी पड़ेगी, अपने में से रिलीज भी करनी पड़ेगी जो एनर्जी उसने पहले गेन करी थी ऊपर जाने के लिए। तो यही वो एनर्जी है जो पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है, कि पहले पोजीशन कहाँ थी, ग्राउंड पे थी, अब पोजीशन हाइट पे आ गई है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी वो स्टोर करेगा, क्योंकि जितनी हाइट पे आप इसको रखोगे उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो मेन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं इसका, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by body due to its position above earth surface। एनर्जी possessed by body due to its position above अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी वजह से जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ कोई बॉडी थी जिसका वेट जो था वो mg था, आपने इस पे फोर्स लगाई और आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए ऊपर, आपने इसको h हाइट से ऊपर कर दिया, और फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगी, ऊपर की डायरेक्शन में। आप देखो इसको ऊपर उठाया तो फोर्स ऊपर लग रही है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी क्या है, ऊपर की तरफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसकी डायरेक्शन भी ऊपर, और जो फोर्स लगी आपकी
उसकी डायरेक्शन भी ऊपर। देन वर्क डन इन दिस केस, इस केस में वर्क डन कितना हुआ होगा, देखिए W इज इक्वल टू F डॉट H, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने H, उसको ग्राउंड लेवल से इस हाइट तक लाने पर H डिस्प्लेसमेंट आपने किया, डॉट हटाएंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, F H cos थीटा, थीटा किसके बीच में है, F के और H के, दोनों की डायरेक्शन देखनी है, फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो जाएगा 0 और कोस 0 हो जाता है 1, तो ये रह जाएगा आपके पास F H, तो W किसके इक्वल आ गया, F H के। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स इज अपवर्ड इन डायरेक्शन और इसको बैलेंस नीचे कौन कर रहा है, वेट, तो F की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, mg H, और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, फॉर्मूला आपको पहले भी पता था, 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, जस्ट आपको ये बताया कि ये आया कहां से है। अगर बात यूनिट की करोगे तो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं यूनिट सबकी सेम होती है, सबको जो है वो जूल में ही मेजर किया जाता है, और ये बात आपको याद रखें कि जब ये बॉडी दोबारा ग्राउंड पर आ जाएगी तो हाइट क्या हो जाएगी, 0, हाइट 0, तो इस फॉर्मूले में h की जगह 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि जब कोई बॉडी दोबारा अर्थ पे आ जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं वो है एक थ्योरम जो 2 नंबर में बहुत पूछी जाती है आपसे, हेडिंग डाल लीजिए आप, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको सिमिलर लगेगी जो आपने डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो में कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी का, उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है, अदरवाइज पूरी जो डेरिवेशन रहेगी थ्योरम की वो सेम रहेगी आपके पास। हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितना वर्क आप किसी बॉडी पर करते हो वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वो बॉडी की स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, आपने एकदम से उसके ऊपर वर्क कर दिया तो आपके वर्क करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया होगा। अब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को में से माइनस कर दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, तो आपके पास वो वर्क आ जाएगा जो आपने उस बॉडी के ऊपर किया था। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन by net force in displacing a body is equals to change in kinetic energy, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, यानी कि वर्क डन इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कोई बॉडी यहां पर है, किसी टाइम में मोशन में है ये ऑलरेडी, लेकिन हमने किसी इंस्टेंट पे उसको देखा कि वो ए पोजीशन पर है, मास m है और इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की और एक्सीलरेशन की इस तरफ है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई ताकि ये थोड़ा सा और तेज चल सके,
तो आपने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से अब ये बॉडी पहुंच गई बी पोजीशन पर, और वेलोसिटी इसकी पहले u थी तो अब क्या हो गई v हो गई, और जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो है आपके पास s। ठीक है, एक इनिशियली स्टेज मान लिया, मोशन के दौरान कोई बॉडी किसी पॉइंट A पर जब आई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर आपने एक फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क कर दिया, अब वो B पोजीशन पर पहुंच गई है, वेलोसिटी v हो गई है, मास सेम रहेगा, डिस्टेंस जो कवर किया s। हम ये मान लेते हैं कि लेट when force is applied on the body it displaced by only by a small distance। स्टार्टिंग में ये बॉडी मान लेते हैं थोड़े से डिस्टेंस से ही डिस्प्लेस हुई, जिसको आपने नाम दिया ds। अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा था तो फिर वर्क भी कितना हुआ होगा, थोड़ा हुआ होगा। तो देख लीजिए, वर्क डन इन displacing by small displacement, तो dw इक्वल हो जाएगा f डॉट ds, फिर आप डॉट हटाओगे f ds cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू अगेन 0 क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, cos 0 अगेन 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा f ds। ये है स्मॉल वर्क डन, और अब हम टोटल कर लेते हैं इसको, देन टोटल वर्क डन W आ जाएगा जब इंटीग्रेशन करोगे dw का, और यहाँ है f ds, इंटीग्रेशन करता है। अब देखिए f की जगह हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड लॉ न्यूटन का। a की जगह आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a की जगह आपने रख दिया dv बाय dt, और ds आपके साथ ऑलरेडी है अभी। अब ये आपको कल भी कराया था लास्ट वीडियो में कि ds बाय dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो ये आपके पास आ गया mv dv, ये आ गई टर्म, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन होने जा रहा है वेलोसिटी का, तो यानी कि पहले कितनी थी और अब कितनी है, पहले थी u, अब हो गई v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। अब देखिए w इज इक्वल टू u v, m बाहर आ गया, और v dv, ये है अब आपके पास एक्चुअल कंडीशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है v की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर जितनी हो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है और टोटल पावर नीचे लिखी जाती है। तो v की पावर 1 है तो एक इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी और टोटल 2 नीचे आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट, अपर लिमिट लोअर लिमिट m, अपर लिमिट पुट करोगे v की जगह v रखोगे तो v ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट v की जगह u पुट करोगे तो u स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ nu स्क्वायर आ गया। mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, nu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है आपके पास, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाए किसके इक्वल, वर्क के इक्वल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया स्टेटमेंट को कि वर्क जो होगा किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराने में वो इक्वल होगा किसी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल आएगा। ये है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, 2 नंबर में बहुत पूछी जाती है ये आपसे एग्जाम के अंदर। ये आपको याद रहे कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सबके लिए ही एप्लीकेबल है। फोर्सेस पढ़ी है ना आपने, कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी और उसके बाद हमने एक थ्योरम डिस्कस की जो थी हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम।